हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक 3 फंक्शंस। अगर आपने इस चैप्टर के पहले और दूसरे टॉपिक जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशन की वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं फंक्शंस एंड व्हाट इज़ फंक्शन। A relation R from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। किसी रिलेशन को हम फंक्शन तब कहते हैं जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, किसमें, सेट बी में। लेट दिस इज, अगर हमारा सेट ए है और ये सेट बी है और ये इनके एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो इनकी सिर्फ एक ही इमेज ही होनी चाहिए, आइदर वो ऐसे हो या ऐसे हो। ठीक है, ये यहाँ से लिंक होना चाहिए यहाँ के। ठीक, तो इनकी क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, तभी हम इनको क्या कहेंगे, फंक्शंस। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये है कि जो भी रिलेशन से ही किसका जन्म हुआ है, फंक्शंस का। जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन हम किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, जब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जब रिलेशन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेगा तब वो आगे जाके क्या बन जाएगा, फंक्शन। तो एक चीज़ इससे बहुत अच्छी क्लियर हो गई है कि जो भी फंक्शन होगा, मैंने वो हमेशा रिलेशन ही होगा। एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन, ओके, बट एवरी रिलेशन may or may not be a function। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जो भी फंक्शन होगा वो रिलेशन है, लेकिन कोई भी रिलेशन को हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे जाके फंक्शन बनेगा या नहीं बने। मतलब वो आगे जाके बन भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई भी रिलेशन फंक्शन, है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि फंक्शन तब बनेगा कोई भी रिलेशन जब फंक्शन कुछ रिलेशन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेगा। तो अब रिलेशन को क्या टर्म्स चाहिए हैं फॉलो करने के लिए, तो हम उसकी पहली टर्म्स देख रहे हैं। एवरी एलिमेंट of the first set should be related to any element of the second set। Every element of first set should be related to any element of the second set। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट, ये हो गया सेकेंड सेट। ठीक है, और ये इनके हो गए एलिमेंट्स। तो क्या बोल रहा है, हर एक एलिमेंट, मतलब सेट वन का जो ये वन फर्स्ट सेट है, इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसमें अपन ने अभी फ़िलहाल 5 लिए हैं, तो सबके सब सेकेंड सेट से लिंक होना चाहिए। जैसे कि ये लिंक करा दिए हमने ये, ठीक है। अब क्या है, सेकेंड सेट में एलिमेंट छूट भी सकते हैं, ये छूटे हैं क्योंकि क्या टर्म्स क्या है हमारी, कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए सेकेंड सेट से, ओके। उसके दूसरी केवल 2 ही टर्म्स हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स of the first set can be related to any one element of second set but not vice versa। तो क्या बोले, सेकेंड टर्म क्या है इसकी, कि जो फर्स्ट सेट के एक या दो से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड सेट के एक एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब सेकेंड सेट के 2-3 एलिमेंट किसी फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट से लिंक नहीं होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसे एरो डायग्राम से अगर हम देखें, जैसे ये फर्स्ट सेट है, सेकेंड सेट में एक ही एलिमेंट है, तो ये सब इससे लिंक है। क्या बोले, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट शुड बी रिलेटेड टू सेकेंड वन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। तो ये तो है, ये कंडीशन ट्री, मतलब ये क्या है, ये एक फंक्शन है। अब अगर अगर इसका उल्टा कर दें, इसका एक एलिमेंट इसके 2 से लिंक कर रहा है, तो ये तो नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये नॉट फंक्शन, क्योंकि क्या है, टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है ना। अच्छा देखिए,
एक हमने लिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसमें x किसको बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर्स। ओके, तो जैसे अब एरो डायग्राम्स में देखें, ये दो सेट हैं a एंड b, एंड x बी द एलिमेंट इन a एंड y बी द एलिमेंट इन b, एंड x इज रिलेटेड टू y थ्रू अ फंक्शन f x इज इक्वल्स टू y। इसको ऐसा बोलते हैं, x is related to y through a function f of x is equals to y। ओके, और फंक्शन किससे है, a to b, a to b। ओके, क्या है फंक्शन, f of x is equals to y, जिसमें x किसको बिलोंग करेगा, a सेट को, और y किसको बिलोंग करेगा, b सेट को। तो ये चीज़ क्लियर है, ये नॉर्मल डोनेशन हो गई किसी भी फंक्शन की। ठीक है, इसके बाद अपन देख रहे थे y इज इक्वल्स, अच्छा तो अपन देख रहे थे एक न्यूमेरिकल लाइक y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू n। तो इसमें क्या फर्स्ट सेट में क्या हो जाएगा, मतलब दोनों a और b दोनों के लिए x बिलोंग्स टू है, तो 1 2 3 नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं एंड सो ऑन। और इसमें भी आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमको क्या पता है, अब हम क्या करेंगे, इस x किसको बिलोंग कर रहा था, फर्स्ट सेट को यानी a को, और y किसको बिलोंग कर रहा था, सेकेंड सेट को b को। हम इसकी जगह वैल्यूज़ रखते जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 आएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आएगा। तो इससे क्या है, मतलब यहाँ जितने भी होंगे हर एक चीज़ के स्क्वायर होंगे और सेकेंड सेट में मिलेंगे हमको। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये एक फंक्शन है, कैसे, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज़ रिलेटेड टू सेकेंड सेट, तो इट इज़ फंक्शन, इट इज़ फंक्शन। क्या मिल गया हमको, कि क्या पता चल गया कि ये क्या है, एक फंक्शन है। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले होता है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कि जिसकी एक ऐसी वैल्यू जिसका जो कि एक जगह पे रुक गई हो, हर चीज़ पे उसका आंसर वही आ रहा हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उल्टा लिख दिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और y की वैल्यू मैंने लिख दी 5। अब हम x की कुछ भी वैल्यू रखते चलें 1 2 3 4 5, आपको क्या आंसर मिलेगा, जैसे रियल नंबर्स को रियल नंबर का सेट ले लें, यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और यहाँ पास हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 5। हम x में कुछ भी रखते चलें, हमको हमेशा 5 मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो एक जगह पे उठ गई है। ये अगर इसका ग्राफ देखें तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, और यहाँ पास y इज इक्वल्स टू 5, तो ये इसका y, मतलब हम x में कुछ भी रख दें, नेगेटिव रख दें, पॉजिटिव रख दें, 0 रख दें, तब भी 5 मिल रहा है, कुछ भी रखते चलें हमको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। नाम से ही क्लियर, जो भी हमको पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल का था, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, पॉलिनोमियल का है। ठीक है, फंक्शन इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहना है अपन को, फंक्शन इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। केस में पॉलिनोमियल में चाहिए है x, हम अगर इंटीजर ले लें, ठीक है, और यहाँ तो क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 1 -1 2 -2, यहाँ भी 0 1 -1 2 -2। ठीक है, अब हम किसका ले रहे हैं, ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स में रखो 0 तो क्या मिलेगा, 0 1 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, -1 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर में 2 रखेंगे तो यहाँ पास 4 मिलेगा, लिख लेते हैं 4 -4। ठीक है, 2 का स्क्वायर भी 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर भी 4 मिलेगा, मतलब इसके हर एक एलिमेंट इससे रिलेट कर रहे हैं। एंड नो टू एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट इज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, सो इट इज़ अ फंक्शन। क्या पता चला कि ये भी एक फंक्शन है। अभी देखा तब पर यहाँ पास हमने क्या बदल दिया, यहाँ x बिलोंग्स टू n लिए थे, यहाँ अपन ने क्या ले लिया, इंटीजर, n फॉर नेचुरल नंबर, z फॉर इंटीजर, ये इसके क्या हो गए, रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की। ठीक है, तीसरा होता है रेशनल फंक्शन। ध्यान से पढ़िए ये फंक्शन को, क्लास 12th पूरी इसी पे मिलेगी आपको, हर एक फंक्शन आपको आना चाहिए। इफ़ द फंक्शन इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इफ़ द फंक्शन इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, जिनको हम p अपॉन q में लिखते हैं, और q अपन में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम देखें, सो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2, क्या कंडीशन लग गई कि x हम -2 नहीं लिखेंगे,
क्योंकि प्लस -2 अगर x लिख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, हमको पता ही नहीं है कि वो नंबर क्या होगा, इसलिए क्या होता है कि -2 अपन नहीं लेते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ आपका मॉड्यूलस फंक्शन। अच्छा, जिनमें ग्राफ ज़रूरी है उनमें मैं ग्राफ भी बता रहा हूँ, जिनमें नहीं है तो वो तो ठीक ही है। ठीक है, तो अपन मॉड्यूलस, ये क्या होता है, मॉड का साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, मॉड का साइन। ओके, सो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ऐसा लिखा हुआ है। अब मॉड क्या करता है, मॉड की क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी नेगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, मॉड क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। अब हम क्या करेंगे, मॉड मॉड मॉडुलस फंक्शन में x दो वैल्यू में स्प्लिट हो जाएगा। मैंने प्लस x जब x क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और माइनस x जब x का क्या होगा, छोटा होगा 0 के। ठीक है, तो ये अपन को क्या पता चल गया कि मॉड्यूलस फंक्शन में फंक्शन ब्रेक हो जाएगा दो में। भाई ये प्लस वाले की वैल्यू के लिए और माइनस वाले की वैल्यू के लिए आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड का क्या काम है, सबको पॉजिटिव बना देना। अब इसका ग्राफ अगर अपन देखें तो ये जैसे ये नंबर लाइन है। ठीक है, अब अगर तुम पॉजिटिव कुछ भी रखोगे एक्स में, जैसे यहाँ 1 है, 1 रखा मैंने एक्स में, तो मेरे को मॉड में क्या निकलेगा, 1, तो ये आ गया 1 1। ऐसे 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा। ठीक है, अब मैं अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तब भी अपन को y में क्या मिलेगा, 1, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनता है नंबर लाइन में। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं अपन को, मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट क्या है अपना, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जो भी अपन x की वैल्यू रखेंगे, आइडेंटिटी यानी जो x रख रहे हैं वही, जो भी x रखेंगे उसी का फंक्शन बना दिया। f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, बात एक ही है। मतलब x अगर 1 रखा तो y 1 मिलेगा, x 2 रखा तो y 2 मिलेगा, जो रखेंगे वही, मतलब उसकी इमेज मिल रही है एकदम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आपका आइडेंटिटी कार्ड में आप ही की फ़ोटो लगी होगी, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, -1 में -1 मिलेगा, -2 में -2 मिलेगा, 1 में 1, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, -3 में -3। तो इसका ये हो गया स्ट्रेट लाइन लाइक ग्राफ बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मिरर इमेज, आइडेंटिटी मिरर इमेज। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि रिलेशन से ही फंक्शन जन्मा है। ठीक है, अब मैं अगर क्लास 10th में हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 11th में जाऊँगा, तो कोई भी रिलेशन को हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे जाके फंक्शन बनेगा ही। और अगर मैं क्लास 11th में हूँ, ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा ना मैं 10th पास करके 11th में आया हूँ, मतलब रिलेशन से ही फंक्शन बना। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, अपनी अपनी बात है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अभी आप क्लास 10th पास किए हैं। अगला है और आखिरी अपना, आखिरी नहीं है, अगला है अपना सिग्नम फंक्शन। इट्स सिग्नम नॉट सिंघम, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक रियल नंबर टू रियल नंबर, दो सेट्स होते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर में, तो उनकी वैल्यू में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स विल बी 1 0 एंड -1, तीन वैल्यू पे ही एफ ऑफ एक्स मिलेगा। और 1 कब मिलेगा, जब x बड़ा हो 0 में। 0 कब मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, और ये -1 कब मिलेगा, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये ये कहलाता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब इसका अगर वो देखूँ मैं, तो यहाँ पास रियल नंबर का अपन सेट लिए हैं, तो अपन लेते हैं कुछ नंबर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पास अपन को 3 ही लेना है भाई, 0 -1 और 1। जब भी मैं 0 रखूँ तो 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ माइनस ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। 1 2 3 4 में सब में मेरे को 1 मिलेगा, और माइनस वाले में भी ये सबको माइनस मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, सिग्नम फंक्शन। मतलब इसकी वैल्यू केवल 3 पे ही लाई कर रही है। कुल मिला के कहने का मतलब इतना ही है। इसका अगर मैं ग्राफ देखूँ तो देखिए, 0 पे 0 है, 1 से जितने भी चालू होंगे तो सबका ये पॉजिटिव ही रहेगा, और जितने भी -1 से होंगे तो सबका -1, ये -1 1 0। तो ये क्या कहला गया आपका, ये इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसके मिलते हैं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी क्या होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। एंड एफ ऑफ एक्स, जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर एक्स मिले मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है बच्चे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, -1 x 0। ठीक है तो क्या है, x जो है -1 से बड़ा है और बराबर है और 0 से छोटा है। तो हम मान लो अगर x की वैल्यू होती -0.8, तो इसका आंसर हम क्या लेते, ग्रेटेस्ट, मतलब इसका अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें क्या होगा, -1, क्योंकि 0 के बराबर तो है नहीं। ठीक है 0 से लेस देन ही है x। तो इस इनके -1 और 0 के बीच में हमको एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है, मतलब उसके सम अप करने वाला। तो x इज इक्वल्स टू -1, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू -1। बहुत सारी नंबर, बट वी हैव टू वॉन्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दम। बहुत सारे नंबर होंगे भाई बीच में, पर हमको क्या चाहिए उनके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे 0 से बड़ा हो गया x, उससे हो गया 1। अब मैं 0.9 अगर बोल रहा हूँ तो मैं क्या लूँगा, 0। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि x बराबर 0। तो ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा भाई। यहाँ से जब ये, फिर जब 1 से 2 के बीच में कितने गए, 3 के बीच में कितने गए, ये तो क्या होता है कि एक अपन जैसे इंटरवल में पढ़ा था ना अपन सेट में, कि एक इनका कुछ भी ऐसा ओपन होगा एक क्लोज होगा। कहने की बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है। नंबर लाइन में देख लें, अगर ये -1 है, ठीक है, और ये 0 है, 0 में क्या है, क्लोज, और ये इक्वल टू, तो हमको क्या मिल गया कि ये इसका भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।